हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीट फिजिक्स। आज हम फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है वेक्टर। इसको पढ़ना इसलिए ज़रूरी क्योंकि फिजिक्स में हर जगह इसका यूज़ आएगा हमें। तो स्टार्ट करते हैं। वेक्टर बेसिकली हम पहले क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। क्वांटिटीज़ होती क्या है? क्वांटिटीज़ फिजिकल फिनोमिना को डिस्क्राइब करने के लिए हम यूनिट यूज़ कर कोई भी क्वांटिटी यूज़ करते हैं। उसी क्वांटिटी तीन टाइप की होती हैं: स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर। ठीक है, टेंसर हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि ये काफ़ी ऊपर की बातें हैं। तो हम यहाँ पर स्केलर और वेक्टर पढ़ेंगे। स्केलर वो क्वांटिटी होती है जहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि मास, आपका जो मास है वो उसमें आप बताएंगे आपका 10 kg है, 4 kg है, 6 kg है, बट वहाँ पर किसी भी डायरेक्शन का रिक्वायरमेंट नहीं है आपके मास को डिस्क्राइब करने के लिए। ऐसी क्वांटिटीज को हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का यूज है। एग्जाम्पल के तौर पे डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, मास, टेम्परेचर, करंट एक्सेट्रा। यहाँ पर डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है इसको डिस्क्राइब करने के लिए। यहाँ पर कंफ्यूजन आता है करंट में। करंट में आप कह सकते हैं कि करंट में तो डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, बट हम इसको आगे पढ़ेंगे तो जो वेक्टर के रूल्स पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये वेक्टर के रूल्स को फॉलो नहीं करता है करंट, इसलिए हम इसको वेक्टर में इंक्लूड ना करके स्केलर में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वेक्टर। वेक्टर में मैग्नीट्यूड तो होता ही है प्लस एक कोई डायरेक्शन होती है, इसलिए मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई वेलोसिटी है यानी कि आप किसी डायरेक्शन में किसी एक स्पीड से जा रहे हैं, उसी को आप कहते हो वेलोसिटी। अगर स्पीड है तो वहां पर आप कितनी तेजी से जा रहे हो इस बात को डिस्क्राइब करते हो। बट आप वेक्टर जब आप कहते हो यानी कि वेलोसिटी जब आप कहते हो, यहाँ पर स्पीड तो है प्लस आप डायरेक्शन में बता दो कि हाँ भैया ये पर्टिकुलर व्यक्ति इस डायरेक्शन में इतनी स्पीड से जा रहा है, तो आप उसको वेलोसिटी से डिस्क्राइब करते हो। इसीलिए वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स एक्सेट्रा ये सारी चीजें आती हैं वेक्टर में। वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? वेक्टर को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये पार्ट होता है टेल, इसको आप कहते हो, एरो वाले पार्ट को हेड कहते हो। जितना लंबा टेल होता है उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड होता है, और इस पूरे एरो की डायरेक्शन बताती है कि उस वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन क्या होगी। कोई भी क्वांटिटी वेक्टर है उसको रिप्रेजेंट हम करते हैं, उस क्वांटिटी को लिखते हैं और उसके ऊपर एक छोटा सा एरो साइन बना देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? वेक्टर। अगर कोई भी वेक्टर में दो चीजें होती है, एक मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो जब कोई भी क्वांटिटी के ऊपर एरो है इसका मतलब इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। अगर हमें सिर्फ और सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो हम क्या करते हैं, इस पूरे वेक्टर क्वांटिटी के आगे और पीछे लाइन खींच देते हैं जिसको आप कहते हो मॉड कहते हो। इस मॉड को लगाने का मतलब होता है किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, इसलिए हम इस मॉड को लगाने के बाद और सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखते हैं। ठीक है ना, हम वेक्टर्स के कुछ टाइप पढ़ते हैं। वेक्टर्स बेसिकली बहुत सारे टाइप के होते हैं, पर हम तीन टाइप के वेक्टर्स को पढ़ेंगे। तो जो बेसिक 3 टाइप्स के वेक्टर है हमारे पास वो है पोलर वेक्टर, एक्सियल वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर। फर्स्ट हम पोलर वेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। पोलर वेक्टर क्या होता है? अ पोलर वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। यानी कि आप कोई भी पोलर वेक्टर तो आप उसके इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को वहां पर डिफाइन कर सकते हो, यानी कि वो कहां से लगा है और किस तरफ जा रहा है। ठीक है, जैसे कि ये वेक्टर है तो ये वाला पॉइंट जो है ये एरो है और ये क्या है? टेल है, हेड और टेल। तो ये जो टेल वाला पोर्शन है ये पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट है और ये क्या है? फाइनल पॉइंट। यानी कि यहां पर एक डायरेक्शन है उस वेक्टर की, तो और उस डायरेक्शन के इनिशियल और फाइनल पॉइंट को आप डिफाइन कर सकते हो। इस टाइप के वेक्टर को आप कहते हो पोलर वेक्टर। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वेक्टर है, उसमें वो वेक्टर है ए वेक्टर और इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट हमारे पास पी क्यू। तो ए वेक्टर हो गया हमारे पास पी क्यू वेक्टर। अगर हम ए का मॉड ले तो हमारे पास हो जाएगा ए, इसी को हम पी क्यू भी लिख सकते हैं, पी क्यू। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जैसे कि पहला एग्जाम्पल हमारे पास है, कोई आपके पास ब्लॉक है, अगर आप उसको पुश कर रहे हो तो आप क्या लगा रहे हो? आप फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, बट फोर्स एक डायरेक्शन में लगाओगे आप, तो फोर्स के ऊपर आप एक वेक्टर साइन बना दो, दैट इज फोर्स इज ऑल्सो अ वेक्टर। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। ये कोई खड़ा है,
ये यहां से ए पॉइंट से चला गया बी पॉइंट तक, ए से बी पॉइंट तक गया, तो ये वाला पॉइंट जो हुआ वो इनिशियल हुआ और ये वाला पॉइंट हो गया फाइनल। तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी वेक्टर आ गया। तो इसको भी आप कौन से वेक्टर में इंक्लूड करोगे? पोलर वेक्टर में। ऐसे बहुत सारे टाइप के वेक्टर हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर बेसिकली हम किसी ऐसे मोशन में पढ़ते हैं जहां पर सर्कुलर मोशन हो रहा हो, सर्कुलर मोशन हो या फिर रोटेटरी मोशन हो। जैसे कि हमारे पास एक डिस्क है, इस डिस्क को अगर हम रोटेट कराएं, हम दो टाइप से रोटेट करा सकते हैं, एक तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराएं, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा रहे हैं, तो हम एक्सियल वेक्टर कहां देख सकते हैं? एक्सियल वेक्टर हमेशा अलोंग द एक्सिस होता है, यानी कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो या तो इस तरफ होगा या फिर नीचे की तरफ होगा, बट अलोंग द एक्सिस ही होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा? हम क्या करेंगे, हम देखेंगे ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है इस तरीके से, ये डिस्क यहाँ पर इस तरीके से रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये जो आपके फिंगर्स है, फिंगर्स आप इस डिस्क के रोटेशन की डायरेक्शन में लगाओगे और ये थंब्स जो है ये आपके एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन को बता देगा। इसको आप कहते हो राइट हैंड थंब रूल। ये है वेक्टर की डायरेक्शन और ये रोटेशन की डायरेक्शन। फिंगर से आप कर्ल करोगे रोटेशन की डायरेक्शन और जो आपके थंब है वो बता देंगे आपके एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन, ठीक है। These vectors are used in rotational motion. Direction of vector are along the axis of rotation. ये आप समझ गए। फॉर एग्जाम्पल ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होता तो आप क्या करते, इस राइट हैंड को लेते और फिंगर को इस तरफ कर्व करते और ये आपका थंब है ये बता देता एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जब आप रोटेटरी मोशन पढ़ोगे तो वहां पर आपको पढ़ाया जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड टॉर्क पढ़ाया जाएगा, जिसको हम टाउ से नोटिफाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड। यहाँ पर जो वेक्टर है उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक मैग्नीट्यूड है, यानी कि 1, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्वांटिटी है, इसके ऊपर हमने कैप टाइप का लगा दिया, ये इसको हम कहते हैं कैप या हेड या फिर कैरेट कहते हैं, ठीक है। अगर ये पूरा इसका मैग्नीट्यूड अगर 1 है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर 1 है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ बचेगा क्या? डायरेक्शन बचेगा। इसलिए हम इस टाइप के वेक्टर को यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए। इट रिप्रेजेंट ओनली डायरेक्शन साइन, ओनली डायरेक्शन सिंस मैग्नीट्यूड इज 1। ये 1 हम यहाँ लिख देते हैं ताकि सही से दिखे, ठीक है। तो ए वेक्टर क्या होता है? ए वेक्टर होता है ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर हमने बताया कि सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? डायरेक्शन होता है। तो हम क्या करते हैं, ये वेक्टर है ऊपर वाला, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा? डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड। अगर हम इसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो बचेगा क्या हमारे पास? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन। इसलिए हम ए कैप को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इस ए को हम ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये ए वेक्टर है, इस ए वेक्टर में हमने ए को यहाँ पे लेके गए, ए इंटू ए कैप आ गया, यानी कि ए का ये है मैग्नीट्यूड और ये है डायरेक्शन। अगर हम सिर्फ और सिर्फ ए कैप का मैग्नीट्यूड देखें तो वो कितना आ जाएगा? 1, दैट इज यूनिट। नाउ हम पढ़ते हैं कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ वेक्टर्स, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर, फिर सब्ट्रैक्शन एंड लास्ट में पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। 3 मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ वेक्टर्स में सबसे हम पहले पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला है ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन और दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन में हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 वेक्टर हैं, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। हम क्या करते हैं, 2 स्टेप में हम आगे बढ़ते हैं। पहला स्टेप होता है, ये 2 वेक्टर हम इनकी टेल से टेल टच कराते हैं। ये टेल है और ये बी वेक्टर का टेल है, हमने इसको टच कराया और हमने एंगल फाइंड आउट कर लिया। कभी भी 2 वेक्टर के बीच का एंगल हम 2 तरीकों से फाइंड आउट करते हैं। कैसे कैसे? हम टेल टू टेल टच कराते हैं। फॉर एग्जांपल ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ठीक है, ये ऐसे, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ये टेल है और ये बी वेक्टर का टेल है। हम क्या करते हैं, हम इस ए वेक्टर का टेल और बी वेक्टर का टेल एक दूसरे में टच करा दिया और हमने क्या निकाल दिया? एंगल थीटा, ठीक है। हम और एक तरीके से एंगल निकाल सकते हैं, हम हेड टू हेड भी टच करा सकते हैं, इस तरीके से टच करा के भी एंगल निकाल सकते हैं। कैसे?
मान लो ये a वेक्टर और ये b वेक्टर है, हम क्या करते हैं इस a वेक्टर को पीछे लेकर आओ और b वेक्टर को भी पीछे लेकर जाओ इस तरीके से, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा बन रहा है तो ये एंगल भी क्या बन जाएगा, थीटा बनेगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, इसलिए ये एंगल भी क्या बन जाएगा, थीटा बन जाएगा, ठीक है। और एक चीज जानना जरूरी है हमारे लिए, कभी भी हम वेक्टर को, फॉर एग्जांपल ये ए वेक्टर है, हम इसको यहां से कहीं पर भी शिफ्ट कर रहे हैं तो इसका एंगल जो है चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये ए है, ऐसा नहीं कि आप ए को यहां शिफ्ट करते करते ये परपेंडिकुलर कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ए इस डायरेक्शन में तो इसी डायरेक्शन में आप इसको शिफ्ट करेंगे, और अगर बी इस डायरेक्शन में आप इसी डायरेक्शन में कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, बस एंगल चेंज नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या देखा, दो तरीकों से हम एंगल निकाल सकते हैं, या तो टेल से टेल टच कराओ या तो हेड टू हेड टच करा दो। हमने यहाँ पर टेल टू टेल टच कराया है और हमने क्या निकाल लिया, एंगल थीटा निकाल लिया। नाउ हम ट्रायंगल लॉ की तरफ चलते हैं। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है हमें, ये ए वेक्टर है, ठीक है, हमने बी वेक्टर को क्या किया, ए वेक्टर के हेड पर रख दिया, यानी कि हमने बी वेक्टर का जो टेल है वो ए वेक्टर के हेड पर रख दिया। अब हमारे पास दो ही वेक्टर थे, हमने दो वेक्टर को पहले की हेड पे दूसरे का टेल रख दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इनिशियल वेक्टर का जो टेल है और फाइनल वेक्टर का जो हेड है वहां से एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, उसी को आप क्या कहते हो, रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, कुछ नहीं होता, ए वेक्टर का और बी वेक्टर का सम होता है, सिंपल, ठीक है। अब यहां तक तो आपका क्लियर है। नेक्स्ट हम आते हैं, कुछ फॉर्मूले आए हमारे पास, हम देखते हैं वो कैसे आए हैं। ये शेप हमने यहां पर लेकर आ गया एज इट इज, ठीक है। ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर है और ये रिजल्टेंट वेक्टर है। हमने क्या किया, इस लाइन को एक्सटेंड किया और इसको हमने राइट एंगल ट्राइंगल का शेप दे दिया। अब हमसे क्या पूछा जाता है कि बताओ ये रिजल्टेंट वेक्टर कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो हमने रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला मॉड, और ये आया हमारे पास होल का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये डिराइव कर सकते हैं हम, ठीक है। अब नेक्स्ट हमसे पूछा जाता है tan अल्फा। tan अल्फा क्या है, ए वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर के बीच का एंगल पूछा जाता है, वो tan अल्फा आया हमारे पास b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। tan अल्फा बेसिकली होता है क्या, tan थीटा होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है, अपोजिट अपॉन बेस। तो ये अपोजिट क्या हो गया, b sin थीटा, और बेस क्या हो गया, ये पूरा a वेक्टर प्लस b cos थीटा। तो ये हमारे पास हो गया tan अल्फा आ गया। नेक्स्ट हमसे पूछा जाता है tan बीटा क्या होता है। tan बीटा कुछ नहीं होता, ये बी वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर के बीच का एंगल को हम क्या कहते हैं, tan बीटा, ओके। tan बीटा को हमें और अच्छे से समझने के लिए हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को अच्छे से देखते हैं क्या होता है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन कुछ नहीं है, यहाँ पर हमने एक के ऊपर दूसरे की टेल रखी, हम यहाँ पर टेल टू टेल टच रहने देंगे, बाकी आगे हम प्रोसीड कैसे करते हैं देखो। हम क्या करते हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर के टेल को हमने टच करा दिया और हमने एक पैरेललोग्राम शेप बनाया एक्सटेंड करके लाइन, और हमने यहां पर रिजल्टेंट वेक्टर दोनों के टेल से यहां पर निकाला और एक डायगोनल बना दिया। ये डायगोनल क्या है, रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट कितना आया था हमारे पास, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, सेम हमारे पास इसका भी रिजल्ट आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस 2ab cos थीटा। यहां पर देखो आप क्लियरली देख सकते हो बीटा, ये ए और बी के बीच का एंगल कितना है, थीटा। ए और रिजल्टेंट के बीच का है अल्फा, बी और रिजल्टेंट के बीच का है बीटा। तो tan बीटा क्या है हमारे पास, a sin थीटा अपॉन b प्लस a cos थीटा। हम कुछ इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, हमें कहा गया है फाइंड रिजल्टेंट ऑफ फोर्स। हमें ये 3 ब्लॉक्स दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 लोग इसको खींच रहे हैं, एक 3 न्यूटन से और एक 4 न्यूटन से, दोनों एक ही डायरेक्शन में खींच रहे हैं, यानी कि एंगल जो होगा इनके बीच में वो होगा 0 डिग्री। नेक्स्ट है केस हमारे पास, ये दोनों अलग अलग लोग एक 4 न्यूटन से एक 3 न्यूटन से अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं, यानी कि हम इसका एंगल देखेंगे बीच का, तो ये बन जाएगा 180 डिग्री। ये कितना था, ये ऐसे ऐसे ये बन जाएगा 0 डिग्री। और यहाँ पर देखेंगे 2 लोग खींच रहे हैं, एक 3 न्यूटन से और एक 4 न्यूटन से, इनके बीच का एंगल बन जाएगा 90 डिग्री। हमसे कहा गया है कि इन तीनों केस में इनका रिजल्टेंट फोर्स निकालो। तो हमें पता है रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या था, R = a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का होल रूट, ठीक है। हमें a दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल ये a है और ये है b, तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा,
4 स्क्वायर, और हमें इनका एंगल दिया हुआ है cos थीटा 0 दिया हुआ है, थीटा यहाँ पर 0 दिया हुआ है, ए और बी हमने 3 और 4 रख दिया, थीटा 0 है, थीटा 0 का मतलब क्या हो गया 1, तो ये 9 प्लस 16 प्लस ये हो गया 24, ये 49 आ जाएगा और बन जाएगा हमारे पास 7 न्यूटन आ जाएगा इसका आंसर। यहाँ पर आप देखिए ये जो केस होता है 0 डिग्री वाला केस वेक्टर एडिशन में वो मैक्सिमम का होता है, यानी कि इफ cos थीटा 0 है तो वो r मैक्सिमम होगा, ठीक है। और r मैक्सिमम क्या होता है a प्लस b होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पर देखेंगे हम कि दो लोग खींच रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि इनके एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। हमें रिजल्टेंट कहा गया है, हमें फिर से वही फॉर्मूला लगाना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 डिग्री। 180 cos 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1, तो ये वाला जो पूरा टर्म है ये माइनस हो जाएगा, यानी कि 25 माइनस 24 ये हो जाएगा 1 और ये 1 न्यूटन बचेगा। यहाँ पर देखिए आप, ये होता है रिजल्टेंट मिनिमम का केस। मिनिमम कब होता है जब एंगल कितना होता है दो वेक्टर के बीच में 180 डिग्री, यानी कि हो गया आर मिनिमम। आर मिनिमम क्या होता है, हम बड़े से छोटे को माइनस करते हैं, यानी कि अगर ये ए है और ये बी है तो यहाँ पर बी बड़ा है और ये ए छोटा है, तो हम इसको दिखाते कैसे ए माइनस बी। इसका मतलब होता है बड़े में से छोटा, अगर ए बड़ा होगा तो यहाँ आ गया, अब बी बड़ा होगा तो बी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आर मिनिमम का केस कब, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। नेक्स्ट केस है हमारे पास जब ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पर खींच रहे हैं। यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, सेम केस सेम फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 डिग्री। cos 90 होता है 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 25 का अंडर रूट और हमारे पास आ जाएगा 5 न्यूटन इसका आंसर, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें दो वेक्टर दिए हुए हैं, a वेक्टर और b वेक्टर, और दोनों है कितने 5 यूनिट है, ये भी 5 यूनिट है और ये भी 5 यूनिट है, ठीक है। और हमें इन दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, यानी कि ये थीटा कितना हो गया 60 डिग्री। हमें पूछा गया रिजल्टेंट कितना होगा, ये कुछ रिजल्टेंट यहाँ से जाएगा, ये पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो हमें पूछा गया रिजल्टेंट कितना होगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट निकालेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, b का स्क्वायर b ये भी 5 का स्क्वायर 2ab cos 60 डिग्री, क्योंकि एंगल हमें दिया हुआ है 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री कितना हो जाएगा हाफ, जब इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास आएगा 5√3 यूनिट आ जाएगा। फिर हमसे पूछा गया अल्फा कितना होगा। अल्फा क्या होता है ये अल्फा हो जाएगा, हमसे पूछा गया tan अल्फा कितना। अल्फा क्या होता है a और रिजल्टेंट के बीच का एंगल होता है, हमें ये पूछा गया। तो सिंपल सा हमें पता है tan अल्फा कितना, tan अल्फा इज इक्वल टू a sin 60 डिग्री अपॉन b प्लस a cos 60 डिग्री होता है। a कितना 5 इंटू साइन 60 है √3/2 अपॉन b कितना है 5 प्लस 5 इंटू हाफ। हाफ क्यों, cos 60 हाफ होता है। 5 को हम बाहर ले लेंगे, 5 कट जाएगा √3/2 और ये हो जाएगा 3/2। हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास tan अल्फा आएगा हमारे पास 1/√3 जो कि tan 30 डिग्री होता है, इसलिए अल्फा कितना हो जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। ना क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है, हमें दो वेक्टर दिए हुए हैं, ये एक वेक्टर और ये एक वेक्टर है। इन दोनों वेक्टर का एक एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री और हमसे पूछा गया रिजल्टेंट कितना होगा। रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमें पता है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ पर थीटा हमें क्या पुट करना पड़ेगा, क्या हम 60 पुट कर दें? अगर हम 60 पुट कर दें तो ये पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। हमने आपको बताया था दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, या तो हम टेल से टेल टच करेंगे या तो हेड टू हेड। यहाँ पर दोनों ही कंडीशन नहीं फॉलो हो रहा है, यानी कि यहाँ तो ना तो टेल टू टेल है ना ही हेड टू हेड है। तो हम क्या करेंगे, हम किसी एक वेक्टर को या तो इसको पीछे लेकर जाएं या तो इसको आगे लेकर आते हैं, ठीक है। सपोज हम इसको आगे लेकर आते हैं, ये इस तरीके से इस वेक्टर को हमने शिफ्ट कर दिया आगे की तरफ, तो एंगल क्या बना हमारे पास, ये वाला एंगल। और ये एंगल कितना होगा, ये टोटल कितना 180 माइनस 60 और ये हो जाएगा 120 डिग्री, यानी कि थीटा जो हम पुट करेंगे वो कितना करेंगे 120 डिग्री पुट करेंगे, ओके। तो रिजल्टेंट आ जाएगा हमारे पास ए है कितना
10 डाइन यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस बी है हमारे पास 10 डाइन इसका भी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू कॉस 120 डिग्री। ठीक है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 100, ये भी 100 हो जाएगा, ये 200 इंटू कॉस 120 डिग्री कैसे होगा, -1/2। -1/2 कैसा है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री में बताया है, आप लोग चाहे तो वहां पर जाके देख सकते हैं। ये -1/2 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको क्या, सॉरी -1/2 वैल्यू है तो हम इसको कैंसिल कर दें तो ये 100 हो जाएगा माइनस, तो r हमारे पास आ जाएगा, ये 100 से 100 कैंसिल और ये आ जाएगा 100, तो r आ जाएगा हमारे पास 10 टाइम। आंसर है हमारा। नाउ स्पेशल केसेस हम देख लेते हैं वेक्टर एडिशन के। अगर हमारे पास दो वेक्टर जो है उनका मैग्नीट्यूड बराबर है, ठीक है, अगर हम इसके मैग्नीट्यूड को बराबर ले लें, ठीक है, अगर इसको हम ले लेते हैं a है, b का मैग्नीट्यूड a है और a का मैग्नीट्यूड भी a है, a इक्वल टू b इक्वल टू a, तो हम रिजल्टेंट निकालेंगे अगर, तो रिजल्टेंट आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों a स्क्वायर हो जाएगा, 2a स्क्वायर, a इंटू a स्क्वायर कॉस थीटा। हम ये 2a स्क्वायर हो जाएगा, ये 2a स्क्वायर हमने इसको कॉमन ले लिया है, तो हमारे पास क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 कैसे आया, हमें पता है कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। ठीक है, अगर हम इसको डिवाइड कर दें थीटा को, तो कॉस थीटा हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1। इसको हम इस तरफ लेकर आए तो कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 हो जाएगा, दैट इज 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। ये कहां से आया, इसको भी देखने के लिए आप ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर मेरा देख सकते हैं, उसमें मैंने ये बताया हुआ है। ठीक है, जब सारी स्क्वायर में आ गए, हमने इसका अंडर रूट बाहर ले लिया, तो हमारे पास 2a cos थीटा बाय 2 आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं अगर ये मैग्नीट्यूड में बराबर है और अलग अलग एंगल्स के केस में हमारे पास z कैसा आता है वो हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम 60 डिग्री पे देख रहे हैं, यानी कि a और b किस पर है, 60 डिग्री पर है ये, तो हमारे पास रिजल्टेंट कितना आएगा, r इज इक्वल टू 2a cos थीटा बाय 2 हो जाएगा, इस फॉर्मूले का यूज करके 2a cos थीटा बाय 2, थीटा कितना 60 डिग्री, 60 डिग्री का बाय 2 कर दिया हमने तो 30 डिग्री आ गया, 30 डिग्री रूट 3 बाय 2, 2 से 2 कैंसिल आ गया, तो r आ गया हमारे पास रूट 3 इंटू a आ गया। सपोज थीटा होता हमारे पास 90 डिग्री, तो वही रिजल्टेंट आ जाता हमारे पास रूट 2 इंटू a आ जाता। इसी फॉर्मूले से इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर 120 डिग्री होगा तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है। देखो अगर 120 डिग्री रखेंगे तो वो रिजल्टेंट हमारे पास आ जाएगा a के बराबर, यानी कि एट 120 डिग्री अगर a और b बराबर मैग्नीट्यूड के हैं तो रिजल्टेंट भी उन्हीं किसी भी एक वेक्टर के बराबर आ जाएगा, यानी कि r आ गया a के बराबर, कैपिटल A इज इक्वल टू b। तो ये हमारा स्पेशल केस है। अब कोई भी वेक्टर अगर बराबर मैग्नीट्यूड का है तो इसका जो रिजल्टेंट होगा इसके एंगल का बाइसेक्टर होगा, यानी कि ये मान लो अल्फा है और ये बीटा है, तो अल्फा होगा बीटा के बराबर। ना कॉमन वेक्टर सब्ट्रैक्शन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन क्या होता है, a वेक्टर माइनस b वेक्टर, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ a वेक्टर प्लस ऑफ माइनस b वेक्टर। ठीक है, हम यहाँ पर देखते हैं ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है। ठीक है, जब a वेक्टर और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखते हैं, सॉरी रिजल्टेंट देखते हैं, तो ये आता है हमारे पास यहाँ पर कहीं, यानी कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू रिजल्टेंट ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर। लेकिन हमने क्या किया है, यहाँ पर माइनस ऑफ b वेक्टर को लिया है, दैट मींस ये b वेक्टर है उसकी डायरेक्शन हमने जस्ट रिवर्स कर दी है, यानी कि ये 180 डिग्री पर लेकर चले गए इसको, दैट्स व्हाई हमने b वेक्टर को यहाँ पर माइनस b वेक्टर लिखा हुआ है। और हम जब इसका रिजल्टेंट लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है r रिजल्टेंट इज इक्वल टू a वेक्टर माइनस b वेक्टर। ठीक है, जब ये a वेक्टर और a माइनस b वेक्टर, ये a वेक्टर माइनस प्लस b वेक्टर और ये क्या a वेक्टर माइनस b वेक्टर, जब ये दोनों बराबर होते हैं यानी कि इक्वल होते हैं, तो यहाँ देखो b वेक्टर और माइनस b वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट आते हैं
और इनका मैग्नीट्यूड अगर हम देखें तो क्या होगा, बराबर होगा। अगर इसके आगे मैग्नीट्यूड लगा दो तो बराबर मैग्नीट्यूड हो जाएगा दोनों का। तो ये दोनों एक दूसरे कैंसिल करते हैं, इसलिए ये क्या हो जाते हैं, नील वेक्टर हो जाते हैं। ठीक है, ये नील वेक्टर है। अब यहाँ पर देखते हैं, जब हम इसका वेक्टर सब्ट्रैक्शन का जब हम रिजल्टेंट देखते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड भी सेम आता है हमारे पास, जस्ट यहाँ पर साइन रिवर्स हो जाता है, ये वाला माइनस आ जाता है यहाँ पर। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा का होल अंडर रूट। नाउ tan अल्फा, अल्फा क्या था हमारे पास जब हमने वेक्टर एडिशन किया था, सपोज ये a है, ठीक है, और ये हमारे पास वेक्टर एडिशन का रिजल्टेंट है, तो ये हमारे पास आया था अल्फा। लेकिन यहाँ पर हमें अल्फा पूछा जा रहा है, यानी कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट और a के बीच का एंगल है अल्फा। यहाँ पर भी सेम रिजल्ट आता है, यहाँ पर भी सिर्फ माइन्यूट सा चेंज है। जब हमने tan अल्फा पढ़ा था वेक्टर एडिशन में, तो वहां पर b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा पढ़ा था। लेकिन जब हम वेक्टर सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं तो tan अल्फा आ जाता है हमारे पास b sin थीटा अपॉन 1 माइनस b cos थीटा। नाउ कम ऑन द स्पेशल केसेस। जैसे हमने वेक्टर एडिशन में स्पेशल केसेस पढ़े थे, वैसे सेम यहाँ पर भी हम स्पेशल केसेस पढ़ते हैं। यानी कि अगर a वेक्टर और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए, ठीक है, उसको हमने क्या ले लिया a, दैट इज a इक्वल टू b इक्वल टू a, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आता है वो क्या आता है 2a sin थीटा बाय 2। वेक्टर एडिशन में यहाँ पर sin थीटा पे क्या था, cos था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 2a sin थीटा बाय 2 जब हम वेक्टर सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे। वहां पर हमने अलग अलग एंगल्स पे इस केसेस को पढ़े थे, तो यहाँ पर भी हम सेम एंगल्स, अलग अलग एंगल पर इन केसेस को पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे लिए सबसे मेन है 60 डिग्री, बिकॉज 60 डिग्री पे क्या है, जैसा वेक्टर एडिशन में एट 120 डिग्री पर हमारे पास रिजल्ट आया था, सेम रिजल्ट हमारे पास यहाँ पर 60 डिग्री पर आता है। वहां पर आया था 120 डिग्री पर रिजल्टेंट इज इक्वल टू a, यानी कि किसी भी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर, चाहे वो a हो चाहे वो b हो, रिजल्टेंट उसके बराबर आ गया था उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, सेम केस सेम रिजल्ट हमारे पास यहाँ पर 60 डिग्री पर आता है। तो ये पूरा वेक्टर सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट टर्म पर हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, और कुछ क्वेश्चंस इसके हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तो उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टर्म पे।